सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की पावर जनरेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी ट्रांसमिशंस, उसके हवाले से एक मुकम्मल पैकेज आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको वो जो पॉलिसी थी 1994 में, उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में थी, वो पॉलिसी क्या थी उसको स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको वो पैकेज दिखाएंगे और पाकिस्तान 1947 से लेकर आज 224 तक की अपडेट आपके सामने आ जाएगी। द गवर्नमेंट्स 1994 प्राइवेट पावर पॉलिसी which is called Policy Framework and Package of Incentives for Private Sector Power Generation Projects in Pakistan, is based on its results. The policy adopted most of the task force reports features, especially the tariff and the fiscal incentive. IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये आपके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर से शुरू हुए और उसके बाद उस वक्त मुख्तलिफ़ मौक़ों पे नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत हो या परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो या आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत हो या फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत हो या इमरान ख़ान साहब की हुकूमत हो या पिछली PDM हुकूमत हो, इसमें IPPs में वक्तन फ़ौक़तन इजाफ़ा होता रहा या इनके साथ जो मुआहदे किए गए उसको एक्सटेंशन मिलती रही। ये तो एक बात है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दो बड़े तोहफे दिए। एक तोहफ़ा ये था कि जो सिंध-तास मुआहदा था, जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दरियाओं की तक़सीम का मुआहदा हुआ था और जिसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान में 5 दरिया खुश्क हो चुके हैं। दूसरा बड़ा तोहफ़ा दिया था वो था प्राइवेट पावर जनरेशन की प्राइवेटाइजेशन का, जी ये वाला जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसकी बुनियाद पे हमें IPPs की सौगात मिली। और आज हम 2024 पे खड़े हैं और हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि IPPs को ख़त्म होना चाहिए, IPPs का मुआहदा रीनेगोशिएट होना चाहिए, IPPs को बंद करना चाहिए, IPPs को चेंज करना चाहिए, IPPs की फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। तो बहुत सारे मुतालबात सामने आ चुके हैं। तो आइए हम आपको आज पहला जो पैकेज है वो दिखाते हैं और वो पैकेज है पावर जनरेशन की हिस्ट्री से लेके हम आपको लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि हम आज कहाँ खड़े हैं। आइए हम देखते हैं ये पैकेज। आज़ादी पाकिस्तान से लेकर आज तक पावर जनरेशन का सफ़र दुश्वार गुजार और मुश्किल भी था, लेकिन ये सफ़र अब भी जारी है। तवानाई का हुसूल पहले दौर में 1947 से लेकर 1970 तक का है। 31.5 मिलियन आवाम के लिए सिर्फ 60 मेगावाट की पावर जनरेशन मैसर थी। 1952 में कराची इलेक्ट्रिक कंपनी का कंट्रोल हुकूमत पाकिस्तान के हाथ आ गया। कंपनी के पास एक डीजल यूनिट और 2 स्टीम यूनिट थे जिनकी मजमूई पैदावार 29 मेगावाट थी। इसे मजीद बेहतर करके 30 मेगावाट तक ले जाया गया। बिजली की तरसील और इंतजामी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1958 में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा का क़याम अमल में लाया गया। इस इदारे को पानी और बिजली के इंतजामात को मुमकिन बनाना था। पानी की फराहमी, निकासी, सैलाब की रोकथाम, बिजली की पैदावार बढ़ाना, तरसील और तकसीम सब करना इस इदारे की जिम्मेदारी थी। वापडा के इब्तदाई इक़दामात में हाइड्रो थर्मल प्रोजेक्ट्स का आगाज करना शामिल था ताकि बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा किया जा सके। लिहाजा इसकी कोशिशों से पैदावार 5 साल में
636 मेगावाट हो गई। इस इब्तिदाई दौर में वार्षिक डैम 240 मेगावाट और मंगला डैम जो कि 1967 में बनाया गया 1000 मेगावाट सलाहियत के साथ रूबा अमल हुए। तौसी और तरक्की और तवानाई की जरूरत के पेश नजर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1971 में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप का संगे बुनियाद रखा गया, जिसकी पैदावारी सलाहियत 137 मेगावाट थी। अहम तरीन तारीखी फैसला तरबेला डैम की तामीर थी, लिहाजा 1967 में जमीनी लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और वॉल्यूम के एतबार से 5वां डैम तामीर किया गया। 80 की दहाई के आगाज तक इससे 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत थी, जिसे बाद में बढ़ाकर तकरीबन 7000 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का हामिल बनाया गया, जो कि पाकिस्तान में पन बिजली का सबसे बड़ा जरिया साबित हुआ। 80 की दहाई में पाकिस्तान ने तेल और गैस का इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए गुड्डू थर्मल पावर प्लांट कायम किया। 90 की दहाई में बिजली की मजमूई पैदावार 11000 मेगावाट थी, जिसमें 60% पानी यानी हाइड्रल पावर, जबकि बाकी 40% न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट्स यानी तेल और गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स पर थी। हुकूमत ने इस्लाहात का अमल शुरू किया और वापडा के पावर विंग की निजकारी का फैसला किया, जिसका मकसद पावर सेक्टर में सरमायाकारी में इजाफा, बिजली के नर्ख में बेहतरी और बेहतर कारकर्दगी था। फिर 1994 में पावर पॉलिसी वाज़ेह की गई, लिहाजा 1997 में इलेक्ट्रिक पावर एक्ट के तहत नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा का कयाम अमल में लाया गया, जिसका अव्वलीन मकसद इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, तरसील और तकसीम की कंपनियों को लाइसेंस जारी करना था, बिजली की रसद मुमकिन बनाना था और टैरिफ वज़े करना था। साथ ही साथ सरमायाकारी का हुसूल और पावर जनरेशन प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करना था। इस जमाने में IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ 1994 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की कंपनियों के साथ 13000 मेगावाट बिजली पैदावार के 70 मुआहदे हुए। इन कंपनियों ने 6000 मेगावाट बिजली दी, जिसे उस वक्त शॉर्टफॉल दूर करने में मदद मिली। पैदावारी सलाहियत के अलावा बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली भी जरूरत बन गई, जो कि वापडा पूरी नहीं कर पा रहा था। लिहाजा 1998 में NTDC नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कयाम अमल में लाया गया, जो कि ट्रांसमिशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन डिजाइनिंग, पावर कंट्रोल और प्लानिंग वगैरह करती थी। इन तमाम इदारों के कयाम और इक़दाम के बावजूद बिजली की तलब 4% सालाना से बढ़कर 7% सालाना हो गई और फिर 2010 में 10%, जबकि 2005 तक पाकिस्तान इजाफी बिजली पैदा कर रहा था। अब बिजली की ज़रूरत के लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत थी ताकि GDP की शरह को बरकरार रखा जा सके। लिहाजा 2013 में नेशनल पावर पॉलिसी पेश की गई, जिसके नतीजे में मुल्क में तवानाई के बहरान को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद 2015 में मुतारिफ कराई जाने वाली पॉलिसी के मुताबिक निजी इदारों को पावर सेक्टर में शामिल करना, हुकूमत की तरफ से इन्हें सहूलतें फराहम करना ताकि वो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स लगा सकें और पब्लिक सेक्टर में भी सरमायाकारी कर सकें। इस पॉलिसी का मकसद कम से कम पैदावारी लागत वाली बिजली की पैदावार को यकीनी बनाना था, ताकि मुल्की वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। इसी साल कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर की बुनियाद रखी गई ताकि काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग मिले। 2019 में ARI ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल पावर पॉलिसी को पेश किया गया, जो कि ताहाल राइज है। मुल्क में गैस की पैदावार में भी तलब के मुकाबले में काफ़ी कमी पैदा हुई है। हुकूमत नए ज़खायर तलाश कर रही है, ताहम गैर मुल्की गैस जैसे LNG वगैरह पर इन्हिसार बढ़ गया है। पाकिस्तान पावर जनरेशन के लिए अब 75% मुल्की गैस इस्तेमाल करता है, बाकी दरामद करता है। थर्मल पावर में कोयले का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। थर में कोयले का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। पहला थर पावर प्लांट 2020 में 660 मेगावाट की सलाहियत का लगाया गया है। इसके अलावा साहिवाल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट की सलाहियत का 2017 में कायम किया गया था। मजमूई तौर पर कोयले से पैदावारी सलाहियत 5280 मेगावाट है। पाकिस्तान हाइड्रल पावर में खुद कफील है और मजमूई तौर पर 10,251 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जिसमें तरबेला, गाजी बरोठा, मंगला, वार्षिक, चश्मा और नीलम जेहलम डैम मशहूर हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में पानी से 2 लाख मेगावाट बिजली बनाने की इस्तेदाद मौजूद है, लेकिन फिर भी तेल और गैस पे इन्हिसार की पॉलिसी बनाई गई, जिससे मुल्क की खजाने पर भारी बोझ पड़ा। सिर्फ हाइड्रल पावर से ही तमाम मुल्क की तवानाई की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। दीगर ज़राए में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट या चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1430 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। काबिल तजदीद ज़राए में विंड से 1985 मेगावाट और सोलर से 600 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। ऑयल के अलावा अब गैस और कोयला भी महंगा पड़ रहा है, लिहाजा मुल्की ज़राए में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश के साथ खुशकिस्मती से
थर में कोयले के बड़े ज़खायर से अब तवानाई हासिल करने का काम मुसलसल आगे बढ़ रहा है। जी नाज़रीन, ये था पैकेज 1। आपने देखा काफ़ी डिटेल में हमने कोशिश की कि इस डिटेल को लिमिटेड वक्त में आपके सामने लाएं। अब हम आपको एक और पैकेज दिखा रहे हैं और इस पैकेज में हम बताएंगे कि कितनी बिजली किस तरह हासिल की जाती है। आइए दूसरा पैकेज देखें। पाकिस्तान में इस वक्त 45,824 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। इसमें से 18,053 मेगावाट 39% पब्लिक सेक्टर, जबकि 27,771 मेगावाट निजी शोबे की पैदावारी सलाहियत है। पब्लिक सेक्टर में 9,702 मेगावाट तकरीबन 21% हाइड्रल जनरेशन है। 4,731 मेगावाट यानी 10% थर्मल यानी तेल, गैस, कोयले और दीगर जराए से हासिल होती है और 3,620 मेगावाट 8% न्यूक्लियर जनरेशन है। 6% बिजली दीगर जराए यानी विंड और सोलर वगैरह से पैदा की जाती है। काबिल तजदीद एनर्जी से पैदा होने वाली बिजली और के इलेक्ट्रिक कंपनी के ज़ेर एहतमाम पैदा होने वाली बिजली 2962 मेगावाट है। इसके अलावा 6 से 7% मुख्तलिफ ज़राए से बिजली शामिल है। इस वक्त मेन सोर्स यानी 48% बिजली गैस, फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, LNG से आती है। 27% आबी बिजली है जो कि हाइड्रल सोर्स तरबेला, मंगला, वार्सिक और दीगर डैम्स के जरिए से पैदा होती है, जबकि हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी 26,000 मेगावाट है। पैदावारी सलाहियत का दारोमदार सर्दी और गर्मी के हिसाब से बदलता रहता है और इसी हिसाब से तलब जो कि अंदाजन 25 से 30,000 मेगावाट है, जिसकी ट्रांसमिशन पहले वापडा के जरिए से थी, अब NTDC की लाइंस के जरिए से होती है। 9 या 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो डेस्कोस कहलाती हैं, जैसे लेस्कोस, आइस्कोस, हैस्कोस वगैरह। सिंध में के इलेक्ट्रिक निजी शोबे में है। इसके पास जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के लाइसेंस मौजूद हैं। मुल्क में IPPs की तादाद 103 के करीब है। ये अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से लेकर फरोख्त तक हुकूमती गारंटी जो कि डॉलर इंडेक्स थी इससे जुड़ी हुई है। जी नाज़रीन, तो अब मैं तीसरे पैकेज की तरफ बढ़ रहा हूँ और तीसरा पैकेज ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो LNG से भी बनती है, गैस से भी बनती है, आपके फ्यूल से भी बनती है, इवन के गन्ने के फजलात से भी बनती है, विंड से भी बनती है, न्यूक्लियर से भी बनती है, बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, सोलर से भी बनती है। अब जो इम्पोर्टेड कोल है जिससे हम बिजली बना रहे हैं, अब मैं आपको एक पैकेज दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी और जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है कि हम अपनी निजी फर्म के ज़रिए हुकूमत जो इम्पोर्टेड कोल है उसको हम, जो हमारे यहाँ कोल है थर कोल, एक बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे पास, इसको हम ब्लैक सोना भी कहते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थर कोल के ज़रिए जो इम्पोर्टेड कोल है, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है वो, उसकी बिजली भी बहुत महंगी है, तो यकीनन हम थर कोल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका आप पैकेज देखिए कि किस तरीके से अब हम थर कोल की बिजली को, थर कोल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बिजली की तरफ, जो एक बहुत अच्छा इक़दाम है। आइए देखते हैं। दुनिया की कुल बिजली का 40.6% हिस्सा कोयले से बनता है। पाकिस्तान में थर्मल बिजली तेल, गैस और कोयले से पैदा की जा रही है। बिजली के अलावा सीमेंट और दीगर शोबों में भी कोयले का इस्तेमाल होता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑयल और गैस के साथ साथ कोयले की कीमत में भी इजाफे का रुझान पाया गया है। पाकिस्तान भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ ममालिक से अपनी ज़रूरत के लिए कोयला दरामद कर रहा है। साथ ही साथ तवानाई के बहरान के हल के लिए तेल और गैस के नए ज़खायर पर मुसलसल काम हो रहा है। 1991 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और अमरीकी बैनुल-अक़वामी इदारे USAID की मुश्तरका कोशिशों से सिंध के ज़िले थरपारकर में कोयले के बड़े ज़खायर को दरियाफ्त किया गया। लग्नाइट कोयले के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त से पाकिस्तान कोल की पैदावार करने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर आ गया। ये दुनिया के सबसे बड़े लैग्नाइट के ज़खायर में से एक है और 9,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। इन ज़खायर में तकरीबन 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है, जो तवील अरसे तक मुल्क की ईंधन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। सिंध थर कोल माइनिंग अथॉरिटी और सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के इश्तराक से ओपन पिट माइन का काम शुरू हुआ। इस तमाम एरिया को 13 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, जिसमें से ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर काम हो रहा है। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी फील्ड से कोयला निकालने की मिजाज है
और ये कोयला थर एग्रो कोल माइनिंग पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये जानना भी जरूरी है कि चाइना के मुख्तलिफ कंपनीज इस बड़े प्रोजेक्ट में CPEC मंसूबे के तहत हिस्सा ले रही हैं। थर एग्रो कोल माइनिंग सिंध हुकूमत और चाइना इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की मशीनरी के जरिए पावर प्रोजेक्ट्स थर ब्लॉक 2 में 660 मेगावाट बिजली घर लगाया गया। इस कंपनी का दूसरा पावर प्लांट जो कि 60 मेगावाट का है, तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस वक्त सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी सालाना 3.8 मिलियन टन एक्सट्रैक्शन की सलाहियत के साथ पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को लैग्नाइट क्वालिटी का कोयला फराहम कर रही है। शिंगाई इलेक्ट्रिक कंपनी के 2 पावर प्लांट्स थर में ब्लॉक 1 में 1320 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा चीन इस वक्त थर ब्लॉक 1 में 2660 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स का स्पॉन्सर भी है। मुकामी कोयले से बनने वाली बिजली की मजमूई मिकदार 3630 मेगावाट तक पहुंचने का इम्कान है। साथ ही साथ थर एनर्जी लिमिटेड के कोयले से चलने वाले 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी CPEC का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट हबको, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और CMEC का मुश्तरका मंसूबा है, जिसे $52 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया है। 2023 तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में CPEC के तहत कोयले पर चलने वाले मंसूबे में पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, साहिवाल कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, CNEC थर कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट, एंग्रो थर कोल पावर प्लांट 660 मेगावाट, हबको कोल पावर प्लांट 660 मेगावाट, सॉल्ट रेंज कोल पावर प्लांट 300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। थर में वाक़े एंग्रो कोल पावर प्लांट के अलावा दीगर तमाम प्लांट्स दरामदी कोयले पर बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि लकी पावर प्लांट मुकामी कोयले से चलाने के लिए लगाया गया था। हुकूमत मुसलसल जोर दे रही है कि मुकामी कोयले का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और थर कोल के तौसी मंसूबे में ये बात शामिल की गई है। थर कोल दरामदी कोयले के मुकाबले में 2 से 3 गुना कम लागत का है, जिससे अरबों डॉलर की बचत होगी। थर कोल से न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि सीमेंट और खाद की सनतों की तवानाई की जरूरत भी पूरी की जा सकेगी। इस वक्त थर कोल के बड़े पैमाने पर नकलो हमल के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत मिलकर रेल लिंक का एक बड़ा मंसूबा बना रही है। बिजली के अलावा सीमेंट और दीगर शोबों में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक सिर्फ जुलाई से मार्च तक कोयले की खपत 7.297 मेट्रिक टन थी। बिजली की पैदावार में माली साल 2023-24 में कोयले से पैदा होने वाली बिजली का हिस्सा 16% था। हुकूमत जोर दे रही है कि मुल्क में मौजूद कोयले को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाए। खुसूसन चाइनीज प्लांट में भी दरख्वास्त की गई है कि वो दरामदी कोयले के बजाय मुकामी कोयले को इस्तेमाल करें। इस वक्त दरामदी और कुछ लोकल कोयले के मिक्सअप का एक प्रोसेसिंग शुरू किया गया है ताकि दोनों को मिला के चलाया जा सके, जिससे ज़र मुबादला की बचत हो। 2022 में आलमी मार्केट में दरामदी कोयले की कीमत में $400 फी मेट्रिक टन इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इसका असर ये हुआ कि बिजली के फी यूनिट कीमत ₹5 से बढ़कर ₹18 तक पहुंच गई। 2024 के इब्तदाई महीनों में दरामदी कोयले से पावर जनरेशन की लागत ₹22.84 फी किलोवाट बढ़ गई, जो तकरीबन 15.4% पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। पैदावारी लागत बढ़ने से दरामदी कोयले पर इन्हिसार कम हो रहा है। पिछले माली साल मुल्क में $1.5 बिलियन का कोयला दरामद किया गया था। पाकिस्तान की कोयले की इस वक्त सनती जरूरत माहाना 6 लाख टन है, जिसमें से अफगानिस्तान से तकरीबन 1.5 लाख टन दरामद किया जाता है। 2022 में तालिबान इंतजामिया ने इसकी कीमत $90 फी टन से बढ़ाकर $200 फी टन कर दी थी। आज ताहम पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर कोयला जनूबी अफ्रीका से दरामद करता है और वहाँ भी कोयले की कीमत में इजाफे का रुझान है। सीमेंट सेक्टर का 100% दारोमदार दरामदी कोयले पर है। आलमी और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग के मुताबिक चीन के दुनिया भर में कोल पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबों में इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा मंसूबे पाकिस्तान में लगाए गए हैं। चीन ने इंडोनेशिया में $15 अरब, बांग्लादेश में $9.6 बिलियन और पाकिस्तान में कोल पावर में $7.3 बिलियन के मंसूबे लगाए हैं। 2023 में थर में कोयले की मौजूदा पैदावार 86 लाख टन थी। 2024 में इसका टारगेट 1.15 करोड़ टन है। उम्मीद है थर के तौसी मंसूबे के बाद इस काले सोने का मुल्की सनत में इस्तेमाल बढ़ जाएगा, जिससे कसीर ज़र मुबादला की बचत होगी। जी यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे इन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। अब मैं आपको, मेरा ही एक प्रोग्राम है जिसमें पावर के जो पावर डिवीज़न है उसके एक बड़ा नाम
मशहूर ज़माना सेक्रेटरी हैं जनाब इरफान अली साहब, उन्होंने वैसे तो बहुत डिटेल में प्रोग्राम किया, लेकिन कुछ हिस्से हम उनके यहाँ पे आपको देखते हैं ताकि आपको IPPs का अंदाज़ा हो कि IPPs क्या है और किस तरीके से काम कर रहे हैं। आइए इनका एक स्लॉट है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए देखें। देखिए IPPs के साथ हमारा इशू क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। IPPs बिजली जनरेट करती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, कुछ IPPs फ्यूल से, लिक्विड फ्यूल से, कुछ गैस से, LNG से, कोल से, थर्कोल से, न्यूक्लियर, इसमें सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। बेगास भी सर। व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम विद दम? हमारी प्रॉब्लम ये है, नंबर एक, कि ये सारी IPPs जो हमारी पॉलिसीज़ आई हैं 2002 में, 1994 में और 2015 में, इनको आइडल कैपेसिटी की पेमेंट की जाती है, विच मीन्स कि आप इनसे बिजली लें या ना लें, उस वक़्त आपको उस बिजली की ज़रूरत हो या ना हो, आप इनको कैपेसिटी की पेमेंट करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सब डॉलर इंडेक्स्ड है। यस। इनिशियली जो IPPs डॉलर इंडेक्स नहीं भी थी, डॉलर इंडेक्स कर दिया गया। जी ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। अच्छा, डॉलर जब ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ इनकी कॉस्ट और टैरिफ ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और अब लेकिन इसके अंदर हमें ये याद, और ये कैपेसिटी होती क्या है? कैपेसिटी के दो मेजर हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका जो हम रिटर्न ऑन इक्विटी देते हैं, यानी जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उस पर 17%, 18%, 21%, 16% उसको हम रिटर्न देते हैं, ROE। और दूसरा हिस्सा है जो इन्वेस्टर ने डेट लिया है या कर्जा लिया है बैंकों से इस इक्विटी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। जो डेट का पोर्शन होता है वो 80% है तकरीबन, और 20% जो है वो पोर्शन रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर आता है। इक्विटी उसकी 20% है और 80% उसका डेट का है। ये जो डेट है हुकूमत ने, बिकॉज देयर इज़ अ सिंगल बायर विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसने सॉवरन गारंटी दी हुई है खरीदने की। हुकूमत पहले 10 सालों में एक प्रोजेक्ट के कमीशन होने के बाद उस डेट को अदा कर देती है। ये बात समझने की है कि 80% डेट है और हुकूमत उस डेट को 10 सालों में या 12 सालों में कुछ प्रोजेक्ट्स में अदा कर देती। यानी जो ओल्ड, यानी यही रुकूंगा सर, यहाँ रुकूंगा, यानी ओल्ड IPPs जो 1994 और 20-25 साल पुरानी हैं, उनकी जो आपकी थी लोन वो हुकूमत ने अदा कर दिया सर, क्योंकि 10 सालों में करना है। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन जो पुरानी IPPs हैं गो के अपने वक़्त में उनका बोझ भी बहुत ज़्यादा था। आज आप पिछले मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स उठा के 10 साल पहले के भी पढ़ लें तो यही इश्यूज उस वक़्त भी नज़र आ रहे थे। लेकिन ये जो 2002 की पॉलिसी, 1994 की पॉलिसी, इनके IPPs का जो मेजर पोर्शन है डेट का, वो इनका डेट अदा हो चुका है, विच मीन्स कि इनको जो हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं या जो भी पेमेंट्स करते हैं वो उतनी बड़ी नहीं होती। अब हम आगे आते हैं, वो है 2015 के पॉलिसी के तहत जो हमारी IPPs आई हैं। अच्छा, इधर मैं ये थोड़ा सा ये आपको याद दिलाता चलूँ कि ये वो ज़माना है 2015, 16, इवन 14, जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी और बिजली के अंदर काफ़ी बड़ा गैप आ गया था बिजली की जनरेशन में। और उस वक़्त तो 2015 की पॉलिसी के नतीजे में जो मेजर प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट कासिम को, साहिवाल, कोल, बाद में ये हब चाइना भी है और दीगर, और हाइडल के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लाइन हैं अभी।
और आपके एलएनजी के भी प्रोजेक्ट्स, ये मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो तकरीबन 2017-18 में कमीशन हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ अभी भी लाइन में हैं। इन प्रोजेक्ट्स की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बड़ी, उसका लोड बड़ा है, क्योंकि अभी इनका डेट पोर्शन अदा नहीं हुआ और ये अभी तकरीबन 2027-28 तक ये डेट पोर्शन इनका चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा इरफान अली साहब को, सुना आपने। अब एक इंटरव्यू हमने किया था जो इस वक्त मौजूदा पावर डिवीज़न के जो मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत फ़ाइट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एनर्जी के जो पावर प्रॉब्लम्स है उसको रिज़ॉल्व किया जाए। उनसे हमने एक सवाल किया था, क्योंकि मुआहदे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मुआहदे के हवाले से आज तक आवाज़ आ रही है। तो उस पर हमने सवाल किया था कि ये कौन सा मुआहदा है जिसके में हम जितनी बिजली वो पैदा करें वो हम ख़रीद लें, हालांकि हमें उससे कम की ज़रूरत है। तो आइए वो क्या कहते हैं और इस बारे में मज़ीद जो थोड़ी सी डिटेल है उसके बारे में अवैस लगारी साहब क्या बोलते हैं, आइए सुनिए। कि जितनी बिजली वो बनाएंगे हम ख़रीदेंगे, ये सर क्या मुआहदा है भाई? जितनी हमें ज़रूरत है, मतलब साफ तौर पे एक जुमला आता है कि टेक और पे हम क्यों करें, टेक एंड पे क्यों ना करें सर? जितनी हमें ज़रूरत है उसकी हम बिजली बनेगी उसको हम पे करेंगे सर। तो इस मुआहदे पे सर कुछ नज़रसानी होने वाली है? रिन्यूएबल सोर्सेज को आप मज़ीद इस्टेब्लिश करने वाले हैं, बहुत अहम ये मसला है सर, जरा बताएं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बेसिकली एक चीज़ समझाऊं। आपको याद है 2018 से पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बहुत ज़्यादा वो लोड शेडिंग का इशू था। 2013 से लेकर 18 तक लोड शेडिंग का पाकिस्तान के हर शख्स के ऊपर, हमारे ऊपर एक वो सवार था मसला कि लोड शेडिंग को ख़त्म करो। लोड शेडिंग अब होती है जब पीक डिमांड होती है। आपकी आज पीक डिमांड जी गर्मियों के सीज़न में तकरीबन कोई 30-32 हज़ार मेगावाट की होती है। अब हमने उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए, उस ज़माने में पीक डिमांड, जाहिर है लोड शेडिंग जी गर्मियों में होती है, तो हमने गर्मियों के अंदर बिजली पूरी करने के लिए वो मुआहदे किए और तमाम बिजली की कंपनियों को इन प्लेस लेके आए। अब वो मुआहदे थे 32,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर मौसम की हालात की वजह से वही डिमांड जो है वो सर्दियों में बहुत कम हो जाती है। तो तकरीबन कोई 15 से 18 हज़ार मेगावाट का एकदम वो डेंट लगता है डिमांड में। अब वो जो कंपनियां हैं वो अगर टेक एंड पे की बेसिस के ऊपर फ़र्ज़ करें आएँ तो वो जाहिर है अपने वो प्लांट की कीमत तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको फिर वो पर यूनिट कॉस्ट के अंदर, अपनी एनर्जी कॉस्ट के अंदर इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही लेना होता है। तो हमारा जो चैलेंज जो मुख्तलिफ पिछले सालों में कहीं था और किसी ने इसके ऊपर अटेंशन नहीं दी, वो दो किस्म के चैलेंजेस थे। एक तो ये था कि डिमांड को हम अपनी दो जो साल के अंदर सीजन्स होते हैं उसके अंदर जो फ़र्क है उससे हम कम करें। मैं आपको एक जी एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे पंखे चलना शुरू होते हैं गर्मियों के मौसम में तो पंखे 1,40,00,000 के करीब पाकिस्तान में हैं। आज तक किसी ने ये अटेंशन उसको नहीं दी कि 9,000 मेगावाट उन पंखों की डिमांड होती है बिजली की। वो 9,000 मेगावाट अगर आप पंखे 100 वाट के बजाय 30 वाट का पंखा जो आजकल बन रहा है वो अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी 9,000 के बजाय 4,000 की डिमांड रह जाती है पंखे चलाने के लिए। वो जो आपका गर्मियों सर्दियों का गैप है वो कम आ जाता है, उससे प्लानिंग बेहतर हो जाती है। तो हमने जो कैपेसिटी पेमेंट्स जिसका जिक्र किया जाता है वो की थी, उसके अंदर महंगाई का एलिमेंट उस वक्त आना शुरू हुआ जब आपका रुपए उस वक्त तकरीबन 100 रुपए का था जब कैपेसिटी पेमेंट के हमने मुआहदे किए थे। हर एक रुपया जो डॉलर के अगेंस्ट कम होता है उसकी कीमत 5 अरब रुपए का उसका कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। 180 रुपया ऊपर डॉलर गया है और रुपया नीचे आया है तो सीधा 7-8-900 अरब रुपए का तो कैपेसिटी पेमेंट के अंदर सिर्फ रुपये की डिवैल्यूएशन का फ़र्क पड़ा है। तो अभी हमें जो उसका हल है उसका हल ये है कि हम मेहनत करके कोशिश करके इन कैपेसिटी पेमेंट के लोन्स जो हैं
उसको रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके बॉन्ड्स में जाएं, कैपिटल मार्केट से पैसे उठाएं और इसको रीस्ट्रक्चर करें ताकि कैपेसिटी पेमेंट जो आज 2000 अरब रुपए सालाना की बनती है उसको हम 1000 अरब रुपए तक अगर ले आएंगे तो 1000 अरब रुपए का सालाना बोझ लोगों के ऊपर कम होगा और वो 10 साल के बजाय 15-20 साल में पे ऑफ हो जाएंगी। तो आज आपको कम कीमत की बिजली मिल जाएगी। दूसरा, बिजली की कीमत के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है आप किस किस्म की फ्यूल से आप बना रहे हैं। यस। उस वक्त जब हमने इंपोर्टेड कोल के ऊपर ये मुआहदे जो प्लांट्स बनाए थे उस वक्त इंपोर्टेड कोल की कीमत दुनिया में कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। अब उसका भी हल है, उसका हल है कि तकरीबन 4000 मेगावाट के जो कोल प्लांट्स हैं उनको हम फौरी तौर के ऊपर थर कोल के ऊपर शिफ्ट करवाएं। उसके ऊपर हम बहुत तेज़ी से काम पिछले 2 हफ्ते में हमने काम शुरू किया और SIFC और पिछली हुकूमत ने काफ़ी एफर्ट करके, शहबाज शरीफ साहब की भी पिछली हुकूमत ने काफ़ी उसके ऊपर बेस वर्क किया हुआ था। अब फैसले लेने का वक्त है और हम समझते हैं कि अगले 5 साल के अंदर हमारा ये टारगेट होगा कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर कोई ऐसा प्लांट पाकिस्तान के अंदर कोल का ना रह जाए जो इंपोर्टेड कोल पे होगा। उससे एक तो आपका कीमत का 8-9 रुपए फी यूनिट की उसके अंदर बिजली की पैदा करने की कीमत के अंदर ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि आप सालाना तकरीबन 4 से 5 अरब US डॉलर का कोल भी नहीं इंपोर्ट करेंगे और आपका जो फॉरेन जो इंपोर्ट्स हैं, आपकी जो इंपोर्ट बिल है आपका, उसके ऊपर भी खातिर खा कमी आएगी और थर कोल के हम ज़खायर को अपने पाकिस्तान के अंदर ही इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये भी एक जो फैसला होने जा रहा है इस पर क्वेश्चन मार्क है हमारा और बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हमने पावर जनरेशन को प्रायोरिटाइज़ किया 1994 पे, आज हम भुगत रहे हैं। अब फैसला है वो है काबीना में कि जो डिस्कोज़ हैं, मुख्तलिफ डिस्कोज़ हैं, तकरीबन 11 डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। अब ये कितना बेहतर होगा, कितना इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि पावर जनरेशन को जब प्राइवेटाइज़ किया गया था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम आए हैं। अब डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और ये वो डिस्कोज़ हैं जिसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। जिन कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी किया गया है उनके नाम ये हैं: फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। नाज़रीन, यहाँ एक बात बताता चलूँ कि अब मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा डिमांड शुरू हो चुका है कि जी जो IPPs हैं उनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और देखा जाए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जी इनके जो मुआहदे हैं उसको रिविज़िट किया जाए, उसको रीनेगोशिएट किया जाए। इसके ऊपर मैं एक आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा जो मैंने किया था। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात एक है कि अरबों डॉलर, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स में इनको पे की गई थी, डोमेस्टिक को भी और फॉरेन IPPs को भी, तो इससे अरबों डॉलर जिन लोगों ने कमाया है, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी कौम की कि इसका ऑडिट होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये डॉलर्स कहाँ गए, क्या मुल्क में ही हैं या मुल्क से बाहर भेजे गए, और अगर बाहर भेजे गए तो किस रास्ते से। और दूसरा ये कि ये है जो एक रिक्वेस्ट है एज ए ट्वीट हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म से, द गवर्नमेंट्स 1994 प्राइवेट पावर पॉलिसीज़ के हवाले से है। मैं इसको पढ़ देता हूँ कि IPPs एंड पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, वन हैज़ टू गो, नाउ डिसाइड शुड पाकिस्तान सर्वाइव और द IPPs। माई सजेशन, renegotiate terms and condition with IPPs, no more extension to the IPPs when terms expire. Those IPPs do not want to renegotiate terms and condition, the government should buy back the IPPs at the discounted price. These IPPs are 20-25 years old. देखें, एक बात आखिरी में बताऊं
कि न्यू IPP जो CPEC के साथ, चाइना के साथ काम कर रहे हैं, इनका जिस तरह इरफान अली साहब ने बताया कि अभी लोन इनके साथ जो है मुकम्मल नहीं हुआ है, और ये वो IPPs हैं जो 24 साल यानी 1994 से स्टार्ट होती हैं, 23, 24, 25, 30 साल पुरानी हैं। ये था नाज़रीन हमारा आज का एक अहम प्रोग्राम। मौजूदा हालात के लिहाज से वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।